सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को हाल ही में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ की घटनाओं और इससे जान माल के हुए नुकसान के बारे में अवगत कराया। उन्होंने जानकारी दी कि जिला प्रशासन एनडीआरएफ के सहयोग से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने और पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं जिन लोगों के मकान इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी सरकार मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वहीं राज्यपाल ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन सभी परिवारों को सहायता प्रदान कर रही है जिनके घर आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 मापदंडों के आधार पर 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम जारी किया है। परीक्षा परिणाम 92.77% रहा है। कुल्लू के पुष्पेंद्र ने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 10वीं कक्षा की तरह 12वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट भी बाद में जारी की जाएगी। उन्हें बताया कि 3679 बच्चों ने 90 से 100% अंक हासिल किए हैं। प्रदेश में कुल 1,799 बच्चों ने 12वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें से 93,438 विद्यार्थी पास हुए हैं, जबकि 702 की कंपार्टमेंट आई है। उन्हें बताया कि वर्ष 2019 में 62% और 2020 में 76% परिणाम रहा था, जबकि इस बार 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम 92.77% रहा है। बच्चों का कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करना चाहिए। पहले हमारा जो कन्वेंशनल मेथड था उसमें साल के अंत में जब बोर्ड के पेपर होते थे तो उसके जो बच्चे का आंकलन किया जाता था तब उसके अंक दिए जाते उसकी परफॉर्मेंस के। लेकिन कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस को देखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि बच्चे को आप पहले दिन से ही जज करना प्रारंभ करें। इससे क्या होगा, बच्चे का स्ट्रेस कम होगा और साथ ही साथ जो पहले कन्वेंशनल मेथड था उसमें करिकुलर एक्टिविटी के ही नंबर थे, नॉन करिकुलर एक्टिविटी के नंबर या अंक नहीं थे। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, नॉन जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बराबर का अधिमान जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया। आगे आने वाले टाइम में जो असेसमेंट का ये क्राइटेरिया है, ये इंडिकेटर्स हैं, वो बदलेंगे। इसके ऊपर हम तुरंत विचार करने वाले हैं और फिर सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करके, एक्सपर्ट से बातचीत करके, सरकार से बातचीत करके इसको फाइनल करें। +2 में 8 इंडिकेटर्स जो थे उसमें था कि परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन 10th क्लास, प्रीवियस क्लास है, और 11th क्लास, और उसके बाद फर्स्ट टर्म जो इस साल उन्होंने दिया है ऑनलाइन, सेकंड टर्म ऑनलाइन दिया था वो भी ये टीचर्स ने लिया, स्कूलों ने लिया है। प्री वोट में पेपर डाला गया था बोर्ड के द्वारा, वो भी स्कूलों में कंडक्ट किया है बेहतर तरीके से। और एक पेपर हमने कर लिया था इंग्लिश का, उसको इवेलुएट कराया, वहाँ भी परफॉर्मेंस देखी है। साथ में इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो टीचर ने दिए हैं उनको हमने ऑनर किया है। और इन 8 क्राइटेरिया और इंडिकेटर को मिलाकर हमने जज किया है, बच्चे को असेस किया है, उसके आधार पर अंक दिए। तो ऐसे बच्चे जिनको एक पेपर में वो फेल हो गए थे पहले या कंपार्टमेंट थी, तो ऐसे भी बच्चे जो कि 3 पेपर्स में अभी पास नहीं हुए, तो उनको एसएवएस के माध्यम से हमने जो एक नीतिगत दस्तावेज अभी बना था, नोटिफाई हुआ है, उनमें कहा है कि ऐसे बच्चों को भी पास कर दिया जाएगा मिनिमम अंक देकर। यदि फिर मिनिमम अंक लेकर बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उसके बाद उनको अगस्त और सितंबर में हम चांस देंगे। 12वीं का रिजल्ट हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है। कुल छात्र जो अपीयर हुए थे 1,799 छात्र अपीयर हुए थे और इनमें फेल होने वाले छात्रों की संख्या 5,220 है और 702 छात्र छात्राएं जिनकी कंपार्टमेंट आई है। कुल मिलाकर जो रिजल्ट रहा है वो 92.77% रहा है। पिछले सालों की तुलना में परिणाम बहुत बेहतर रहा है। अगर आप 2019 का देखें परिणाम तो उसमें परिणाम 69% था और 2020 का 76% ऐसा परिणाम रहा था। इस वक्त आप सभी जानते हैं कि कन्वेंशनल मेथड के आधार पर एग्जामिनेशन नहीं हुए थे कोविड-19 के कारण। 8 ऐसे इंडिकेटर्स थे, उनमें अधिकतर टीचर ने जो नंबर दिए हैं और जो एग्जामिनेशन स्कूल में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हुए हैं
और बच्चे की पास परफॉर्मेंस 10वीं और 11वीं में कैसी रही है, उसको बेस बनाकर हमने ये रिज़ल्ट बनाया है। जिन्होंने बच्चे जो परफॉर्मर बच्चे हैं, जिन्होंने बेहतर पहले किया है 10वीं और 11वीं में, या एक पेपर हमने लिया था इंग्लिश का जो कि फाइनली एनुअल पेपर हुआ था या प्री बोर्ड में, उसको बेसिकली आधार बनाकर हमने परफॉर्मर बच्चों को भी आइडेंटिफाई किया है और बाकी बच्चों को भी अंक दिए हैं। सभी बच्चों को इसका फ़ायदा हुआ। अभी जो फेल बच्चे हैं बहुत कम बच्चे हैं और साथ ही हमने एक विंडो उनके लिए ओपन रखी है। यदि वो इंडिकेटर्स के आधार पर जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में है उनसे अंकों से संतुष्ट नहीं है, फेल हो गए हैं, तो वो अगस्त और सितंबर में अपना पेपर दे सकते हैं। तो उनके लिए एक विंडो हमने रखा है, तो वो सुधार कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में संख्या बच्चों की ज़्यादा है और प्राइवेट स्कूलों की संख्या कम है, लेकिन 90% से लेकर 100% बच्चे जो प्राप्त किए हैं नंबर, तो पहला बच्चा जो कुल्लू से है उसके 100% हैं। बाकी ऐसे 90 to 100% जो बच्चे हैं वो कुल मिलाकर 3,679 बच्चे हैं, यानी 3.64% बच्चे हैं जिन्होंने ये नंबर लिया। इसमें प्राइवेट स्कूलों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन 2019 और 20 में भी प्राइवेट स्कूलों की संख्या ज़्यादा ही रही है। 2.64% 2020 में जो रिजल्ट निकला था उसमें 90 से 100% बच्चे प्राप्त करने वाले जो थे वो गवर्नमेंट स्कूल के 1213 थे और जो प्राइवेट स्कूल के थे वो 1075 बच्चे थे, यानी वो संख्या ज़्यादा थी उनकी इन कंपैरिजन जितने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में एनरोल हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना बंदिशों में मिली छूट के बाद हिमाचल में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पर्यटन स्थलों में उमड़ रही भीड़ और कोविड नियमों की हो रही उल्लंघना पर पुलिस सख्ती बरत रही है। पुलिस जवान पर्यटकों को मास्क पहनने, 2 गज की दूरी का पालन करने को लेकर जागरूक कर रहे हैं। बावजूद इसके यदि कोई नियमों को दरकिनार करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस नियमानुसार कार्रवाई भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में सभी को एहतियात और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों, विशेषकर पर्यटकों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस का फिलहाल कोई नया मामला नहीं आया है और कोरोना के मामलों में भी गिरावट आई है, जो प्रदेश के लिए राहत की खबर है। उन्होंने कहा कि भले ही कोरोना के मामलों में गिरावट आई हो, लेकिन हमें फिर भी कोविड गाइडलाइंस का सही से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना नियमों का सही से पालन हो सके, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, पुलिस द्वारा उन लोगों को मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं ताकि कोरोना के फैलाव से बचा जा सके। वर्तमान हालात में जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट का जो फ्लो आ रहा है उसको देखते हुए जो आदेश दिए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मॉनिटर करने में हमको मदद मिल रही है। जो विशेष तौर से जहाँ क्राउड ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर पुलिस को कहा है कि वो रेगुलेट करें और कोई मास्क पहन करके नहीं चल रहा है तो उनको ये क्या करके कि मास्क पहनिए, और यहाँ तक कि पुलिस वाले भी मास्क उनको साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही मायने में जो बात कही है वो पूरे देश के संदर्भ में कही है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए और अभी जब कोविड में थोड़ी कमी आई है, बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकल करके परिवार के साथ, साथियों के साथ, दोस्तों के साथ ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जहां थोड़ा वो रह करके जो है वक्त गुजारे। RT-PCR की अगर आप बात कहें तो मैं समझता हूं कि वो आज की तारीख में तर्कसंगत बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो एक इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होगी जिसके कारण टूरिस्ट को ही नहीं, जो दूसरा भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में काम के विषय में आता है, जरूरी काम के कारण जिसको आना पड़ता है, रात को आना पड़ता है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, तो उनको बहुत बड़ी कठिनाई के दौर में से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो जारी किए हैं दिशा निर्देश, उसमें बड़ा साफ है कि एक तो प्रोटोकॉल कोविड का जो है उसका पालन करें, सभी टूरिस्ट आए जो आ रहे हैं यहाँ, और उसके साथ दूसरा वो जहाँ भी जा रहे हैं क्राउड अनावश्यक रूप में ना करें,
अगर होती भी है तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को और डिप्टी कमिश्नर्स को हमने कहा है कि वो रेगुलेट करने की कोशिश करें। जहां तक ब्लैक फंगस के अब नए केसेस तो रिपोर्ट नहीं हुए हिमाचल में, और ये हमारे लिए थोड़ा संतोष का भी विषय है। और कोविड के मामलों में गिरावट तो आ रही है, लेकिन बहुत ग्रेजुअल है, बहुत धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि आने वाले समय में अभी थोड़ा वक्त लगेगा और उसमें निश्चित रूप से कठिनाई जो है हमारे सामने थोड़े वक्त के लिए रहेगी, लेकिन फिर भी कोविड के नियमों का पालन करना ये आज की तारीख में भी, चाहे भले ही गिरावट हो रही है, उसके बावजूद भी ये आवश्यक है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश सचिवालय में 4 लेन संघर्ष समिति के मामलों के निवारण के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रदेश सरकार राइट ऑफ वे से सटी भूमि पर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रदेश सरकार मिलकर नीति बनाएगी। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रभावित परिवारों का ब्यौरा एकत्रित करने और पुनर्वास नीति के अंतर्गत मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उचित कदम उठाए जाएं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने 4 लेन संघर्ष समिति के मामलों के निवारण के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को 1 से अधिक करने के संबंध में संघर्ष समिति द्वारा किए गए सुझावों को मुख्यमंत्री के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को 5 मीटर कंट्रोल ब्रेथ मामलों में राहत प्रदान करने पर विचार करेगी। 4 लेन के लिए भूमि अधिग्रहण से जिन क्षेत्रों में अधिक संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं, वहां बाईपास बनाकर उन्हें विस्थापित होने से बचाया जाए। मंत्री ने कहा कि सड़कें देश और प्रदेश की भाग्य रेखाएं कही जाती हैं। राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए ताकि इससे प्रदेश के लोग लाभान्वित हों। और इस मीटिंग में 4 लेन संघर्ष समिति के द्वारा लगभग 13 मुद्दे रखे गए थे और जिन पर बहुत विस्तृत रूप से हम सभी ने चर्चा की है। और उस चर्चा में बहुत बहुमूल्य सुझाव सभी ने दिए हैं। और इसमें एक स्वागत योग्य बात यह है कि 4 लेन संघर्ष समिति की ओर से भी, NHAI की ओर से भी, और जो हमारे सचिव बैठे हैं इनकी ओर से भी बहुत सकारात्मक सुझाव आए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा संवेदनशील भी रहते हैं, प्रयासरत भी रहते हैं। और यदि जो जनता को वास्तव में जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए, इसके प्रति उनका दृष्टिकोण सदा बहुत सकारात्मक रहता है। और इसलिए हम सब भी ये प्रयास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो पूरी होनी चाहिए। और उसके दृष्टिगत हम सभी ने चर्चा की है। और इसलिए जो जो बिंदु हमने डिस्कशन किया उन सब पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अब जिसका हमारा नोडल है, तो वो अपनी सारी बातों को तैयार करेगा। और आने वाले दिनों में आगामी बैठक की भी हम लोग तिथि निर्धारित करेंगे ताकि उसमें हम और अधिक पारदर्शी भी हो और अच्छे प्रकार से हम अपना काम करके लाएं। और जिन जिन जिलों में अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा, अभी लगभग 15,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवेज के NHAI के काम हमारे होने हैं और बहुतों का नितिन गडकरी जी अभी फाउंडेशन करके गए हैं। तो ये सबका सब, इसलिए उसमें जनता का भी ध्यान रखना और हमारी सड़कें इत्यादि बनना, ये सब भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब भी बनना चाहिए। इसलिए इस सब के बीच बड़ा बैलेंस्ड हमको होकर के चलना पड़ेगा। और इसमें जो 12-13 जो मुद्दे उन पर डिस्कशन किया, और उस डिस्कशन में अभी जो भी हमने कहा कि लोगों का ज़मीन का मुआवजा 2013 के मुताबिक कैसे मिले, उसे कैसे न्याय कर सकते, उन सारी बातों पर
जो विस्तृत हमारी रिपोर्ट बनेगी उसके मुताबिक हम माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। पंजाबी गायक मनमीत सिंह का शव हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के करेरी झील इलाके से बरामद हुआ है। बता दें कि सोमवार सुबह मनमीत अपने दोस्तों के साथ करेरी लेक गया था। भारी बारिश होने के दौरान सभी नाले को पार कर रहे थे। नाले को पार करते समय मनमीत का पांव फिसल गया और देखते ही देखते सभी की आंखों के सामने मनमीत पानी में बह गया। पुलिस को सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम करेरी पहुंची और इस बीच मनमीत का शव बरामद किया गया। पंजाबी सूफी गायक मनमीत सिंह की शाहपुर विधानसभा की करेरी वैली में मौत हो गई। मनमीत सिंह अपने दोस्तों के साथ करेरी वैली घूमने आए थे। लियूंट खड्ड को पार करते समय पैर फिसलने से मनमीत सिंह खड्ड में गिर गए और पानी में बहने से उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मनमीत सिंह अपने 11 दोस्तों के साथ धर्मशाला घूमने आए थे और 5 दोस्त धर्मशाला से ही वापस लौट गए थे, जबकि 6 दोस्तों के दल ने शाहपुर की करेरी वैली में घूमने का निर्णय लिया था। लियूंट खड्ड को पार करते समय उनके 5 दोस्त तो खड्ड के पार चले गए, लेकिन जैसे ही मनमीत ने एक पत्थर से दूसरे पत्थर के लिए छलांग लगाई तो पैर फिसलने से वह लियूंट खड्ड में गिर गए और बह गए। दोस्तों द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें ढूंढने का भरपूर प्रयास किया गया। मैक्लोडगंज पुलिस को भी गायक मनमीत के खड्ड में बहने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद मनमीत सिंह का शव बरामद कर लिया गया। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। गायक मनमीत सिंह के जीजा अमन ने बताया कि वह अपने 11 दोस्तों के साथ यहां घूमने आए थे, लेकिन करेरी क्षेत्र जाने से 5 दोस्तों ने इनकार कर दिया और वे वापस लौट गए थे। वहीं मनमीत और उनके 5 साथी करेरी में घूमने गए थे। खड्ड में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाते समय मनमीत का पैर फिसलने के चलते खड्ड में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाते समय मनमीत का पैर फिसल गया और वह खड्ड में बह गए। साथियों ने 2 किलोमीटर तक उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पता नहीं चल पाया। मेरा नाम अमन है, मेरा ब्रदर इन लॉ आ मनमीत सिंह, 32 साल की एज आ। मेन इन्होंने सैन ब्रदर के नाम तो पंजाब तो जानते हैं, ये छोटा ब्रदर है ਉਹਦਾ। सर 6 जने आए सी आ फ्राइडे ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਤੇ वैसे आए तो 11 जने ही, 5 जने वापस चले गए थले ही। वो कहते कि असं नहीं जाना, ठीक नहीं गए ही, तो ये 6 जने उपर चले गए। उपरों जो वापस आ रहे ही 3 किलोमीटर वापस आ गए ही। रात उन्होंने उत्थे स्पेंड की उपर, तो वापस आए तो छोटा जा जंप करना ही पत्थर पर। इन्हें सारे बच्चों जेडे तो छोटे ही सारे जंप करा के आप कहना मैं बाद में करदा। इन्होंने भी सोचा कि छोटा सारे ने कर लिया, उन्होंने तो कर ही लेना। रब जाने की मन च इन्ने ज़्यादा खुश ही सर, कहते मैं स्वर्ग च आ गया। यो गल कही जाते मैं स्वर्ग च आ गया, स्वर्ग च आ गया। सही गल, स्वर्ग च चल गया सर। पैर फिसल गया, 1-2 सैकेंड दे विच ही सारा काम हो गया सर। मिलिया पानी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होया, कभी भी उन्नी नाले दे विच इन्ना पानी नहीं आया जिन्ना उस दिन पानी आया। की कर सकते सर, देना नहीं दे सकते जिन्नी उन्होंने मदद की है, बिना किसी लालच तो, बिना किसी पैसे तो। सर एक इंसान की सारी फैमिली खत्म हो गई कल, वो कोई नहीं रहा। वो मोढियां ते चुक के लैके आया, 20 किलोमीटर सारे तुर के आए नाल रेस्क्यू टीम के। 5 लड़के जड़े ही नाल बॉडी लैके आए। ये कल रात को इत्थे 3 बजे पहुँचे हॉस्पिटल। बहुत ज़्यादा मदद सर, कह नहीं सकते। वहीं SHO मैक्लोडगंज विपिन कुमार ने बताया कि मनमीत सिंह अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे, जो कि लियूंट खड्ड में बह गए और उनकी मौत हो गई, जिनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मनमीत के परिजन भी धर्मशाला पहुंच चुके हैं। ये पंजाबी गायक बताया जा रहा है, इसका नाम मनमीत सिंह है, अमृतसर से संबंधित हैं। ये 11 तारीख को करेरी लेक की तरफ घूमने गए थे, जिनमें से ये 2 ग्रुप थे। 5 लोग जो हैं वो पहले वापस चले गए हैं और ये 6 लोग जो थे ये करेरी लेक से नीचे वापस आ रहे थे। तो बीच में लियूंट खड्ड पड़ती है जिसको क्रॉस करना पड़ता है। तो 5 लोग सफलतापूर्वक उसको क्रॉस कर गए, लेकिन मनमीत सिंह का पाँव जो है वो वहाँ पर फिसलने से ये नदी में बह गया था। तो पिछले कल इसकी डेड बॉडी को स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस की टीम, जिसमें जैसे बचन सिंह थे,
उसको रिकवर किया गया है। तो इसका पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी इसके घर वालों को हैंडओवर कर दी जाएगी। हिमाचल भाजपा किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर उन्हें किसानों व बागवानों के समक्ष पेश आ रही समस्याओं से अवगत करवाया और मुख्यमंत्री को मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के जरिए किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री से कॉटन ट्रे के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने, बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान करने, सीए स्टोर व प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने और सेब के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने जैसी कई अन्य मांगों को रखा है। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों बागवानों की मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया है। एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मिलने आया था। जिस तरह से पूरा हिमाचल प्रदेश एक गति के साथ आगे बढ़ रहा है और उसी तरह हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। किसानी और कृषि क्षेत्र में किसानों की जो आज तक जब से 4 वर्ष लगभग दिसंबर में हमारे पूर्ण होने वाले हैं, किसान मोर्चा ने जो भी आम जनता और किसानों की जो मांग प्रदेश सरकार के समक्ष रखी है, वो चाहे कृषि क्षेत्र की हो चाहे बागवानी क्षेत्र की हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर गहन चिंतन करते हुए उन समस्याओं का समाधान किया है। चाहे सीए स्टोर की बात हो, चाहे प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो, चाहे नई सब्जी मंडी बनाने की बात हो या मंडी के विस्तारीकरण की बात हो, इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 197 करोड़ के जो शिलान्यास किया था, उसमें से लगभग 20 जो योजनाएं थी, उनमें से 18 योजनाओं में पूरे प्रदेश भर में काम शुरू हो चुका है। इसके लिए किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता है और साथ ही साथ जो कुछ मांगे किसान मोर्चा ने आज अपने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है। इन मांगों पर पूरी तरह से विचार किया जाएगा और किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। हमारी जो आज की मुख्य मांगे थी, जिस तरह से कार्टन और ट्रे के रेट बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार का नियंत्रण हो, ऐसा विषय हमने रखा था। और साथ ही साथ जिस तरह से बेमौसमी बर्फबारी और ओलावृष्टि के कारण इस वर्ष किसानों का नुकसान हुआ है, वो भी हमने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष विषय रखा है। जो सब्सिडियां किसानों को मिलती थी, वो भी कुछ लंबित पड़ी हुई थी, एक विषय हमने ये भी रखा है। और किसानों और बागवानों को किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए किसान मोर्चा उन योजनाओं को लेकर किसानों और बागवानों के बीच जा रहा है और हिमाचल प्रदेश का किसान आगे बढ़े, ऐसा हमारी केंद्र सरकार का भी प्रयास रहा है। और केंद्र सरकार की योजनाएं और किसानों के प्रति जो शुरू की गई है और हिमाचल प्रदेश की योजनाएं जो किसानों के लाभ के लिए जो शुरू की गई है, उन सभी योजनाओं का निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों को लाभ मिलेगा। और आने वाले 2022 के चुनाव में किसान मोर्चा उन सभी लाभार्थियों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आए, इस सारे विषय को लेकर हम जनता के बीच जानने वाले। सोलन जिला में कोरोना से बचाव और कोविड टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस अभियान के तहत मोबाइल वैन द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभियान की शुरुआत उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने की और मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए लोगों को सतर्क करना है। उन्होंने सभी से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि सावधानी बरतकर ही इस वायरस से बचा जा सकता है। उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने जागरूकता अभियान के अंतर्गत सोलन के आंजी स्थित राधा स्वामी सत्संग में स्थापित कोविड केंद्र से मोबाइल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल वाहन सोलन जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 5 दिनों तक लोगों को कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करने और नियम पालन की दिशा में जागरूक करेगा। इस दौरान जन जन को कोविड से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी सुनाया जाएगा। यह मोबाइल जागरूकता अभियान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो शिमला और रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा आयोजित
आयोजित किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने कहा कि लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने और कोविड-19 टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए 5 दिनों तक जिला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन को चलाया जाएगा ताकि लोग इस महामारी के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान से काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा कृतिका कुल्हारी ने कहा कि प्रदेश में लगातार पर्यटकों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में पर्यटकों को प्रदेश में आने से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें कोरोना नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशों के बाद पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक कोरोना नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा बाजार में बिना मास्क घूम रहे पर्यटकों को भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी ने कहा कि जिला में अब तक 50% जनसंख्या का टीकाकरण किया जा चुका है। लोगों को इसके बारे में जागरूक करना ही कि वैक्सीन है, कोई जो उसके बेनिफिट्स हैं वो उसके अगर कोई नुकसान है भी, किसी को साइड इफेक्ट होता भी है तो काफ़ी हद तक ओवरकम करते हैं और हम सबको निश्चिंत होकर वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि यही एक इलाज है जिससे हम कोविड को हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। जिले में जो मेन एरियाज हमारे सारे ब्लॉक्स हैं उसे कवर करवाने की कोशिश करेंगे, जहाँ 5 दिन का इनका प्लान है और जहाँ पे हमने ये भी डायरेक्ट किया है कि सिर्फ चलते हुए ही ना अपने मैसेजेस को बजाएं, ये रुक रुक के भी ताकि लोग अच्छे से सुन पाएँ और लोगों को इसको अच्छे से जानकारी मिले, तो इस प्रकार से भी प्रॉपर आई। देखिए अब जो टूरिस्ट बढ़ रहे हैं उनको आने से तो हम नहीं रोक सकते हैं, परंतु जैसा कि कसौली में बाकी जगह भी रिजर्व पुलिस की तैनात की गई है और सीएम साहब के डायरेक्शन के बाद इन लोगों ने मास्क बांटने का अभियान भी चालू किया है कि अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है तो उसे पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से इसमें मास्क देने की कोशिश करेगा ताकि सिर्फ फाइन लगाने की जगह हम उन्हें जागरूक भी कर सकें कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। बाकी हमारी सबसे यही अपील रहती है कि सब लोग अपना मास्क लगाएं जब भी वो क्राउडेड स्पेस में हैं और खुद भी बचें और दूसरों। हिमाचल में सेब सीजन शुरू होने वाला है। हालांकि लो बेल्ट का सेब मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में सेब की फसल तैयार होने में अभी वक्त लगेगा। जिला शिमला में इस बार सेब की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। वहीं सेब सीजन को लेकर शिमला पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। शिमला जिला में 2 करोड़ सेब पीटी और 40,000 ट्रक के आने की उम्मीद है। ऐसे में जिला पुलिस ने सेब बागवानों की किसी भी समस्या में पुलिस मदद के लिए टोल फ्री नंबर 8894728012 जारी किया है, जो 24 घंटे सेवा में रहेगा। एसपी शिमला मोहित चावला ने बताया कि सेब सीजन के दौरान जिले में ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस ने रोड मैप तैयार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ड्रोन से भी हर गतिविधि पर नजर रखेगी। शिमला पुलिस ने सेब सीजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। एसपी शिमला मोहित चावला ने बताया कि कुफरी से शोघी तक 5 पुलिस कंट्रोल रूम और 11 पुलिस बैरियर बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुफरी तक सड़क किनारे लगी गाड़ियों को हटवा दिया गया है, जिससे जाम की स्थिति से बचा जा सके। एसपी ने बताया कि अभी 200 पुलिस जवान तो तैनात है ही, साथ में सेब सीजन के लिए अतिरिक्त 25 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर इसे 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। मोहित चावला ने बताया कि इस बार पुलिस ड्रोन से भी नजर रखेगी और व्यवस्था बनी रहे इसके लिए प्रयास करेगी। एसपी मोहित चावला ने बताया कि सेब सीजन के दौरान सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती है, इसी को देखते हुए पुलिस एपीएमसी के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करेगी। एसपी ने बताया कि सेब सीजन के दौरान किसी को परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस की ओर से हेल्पलाइन नंबर 8894728012 भी जारी किया गया है। एप्पल फार्मिंग हिमाचल इकोनॉमी की बैकबोन है और शिमला पुलिस और हिमाचल पुलिस जो भी सेफ्टी रिलेटेड और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए दायित्व हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। तकरीबन 40,000 के आसपास ट्रक्स एक्सपेक्टेड हैं और 2 करोड़ के आसपास बॉक्सेस की प्रोडक्शन सिर्फ शिमला में एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन प्रोडक्शन बढ़ी है और हमारी भी व्यवस्थाएं इस हिसाब से बढ़ जाएंगी। 15 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक का ये सीज़न रहता है जहाँ तक हमारी व्यवस्थाएं रहती हैं और ये पीक पकड़ता है 15 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में। तो हमने इस बार रोटेशनल के हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्थाएं की हैं। 5 मेजर पॉइंट्स पे हमारा पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और 11 पॉइंट पे पुलिस बैरियर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। हमें जो बॉटलनेक सबसे ज़्यादा फेस होता है वो छराबड़ा से लेकर शोगी तक का जो बाईपास एरिया है, हमें वो इंश्योर करना होता है क्योंकि वहाँ पे शिमला कंसंट्रेटेड है तो व्हीकुलर मूवमेंट बहुत रहती है। इस बारी का जो एप्पल सीज़न है इसमें 3 प्रमुख बातें रहेंगी क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस के बाद, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस कम होने के बाद व्हीकुलर ट्रैफिक वैसे ही हम सब जानते हैं बड़ा है। दूसरा, टूरिस्ट फ्लो बहुत आ रहा है और तीसरा, बड़ी गाड़ियों का भी आवाजाही बढ़ जाएगी।
हमने अपनी ट्रैफिक यूनिट्स को सुदृढ़ कर दिया है। 200 पुलिस पर्सनल्स एक्स्ट्रा, 200 पुलिस पर्सनल्स ऑलरेडी हैं और हमने इसके साथ तकरीबन 40 पुलिस पर्सनल्स इनिशियली लगा दिए हैं, 25 आज से ही लगा दिए हैं और प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से हम इसको बढ़ाते और कम जाते रहेंगे। हमने इस बारी ट्रैफिक की जो हमारी रफ्तार स्क्वाड है, अभी वो शिमला कंसंट्रेटेड थी, अब हमने पेरिफेरल एरियाज ऊपर कुफरी तक उनकी डिप्लॉयमेंट कर दी है कि ताकि वो अवेलेबल रहे। नाका 24/7 रहेगा और इस बारी हम ड्रोन की भी मदद लेंगे। इन सारी व्यवस्थाओं को 24 घंटे मॉनिटर करने के लिए हमने एक फोकल पॉइंट नंबर 12 नंबर इशू किया है आपके माध्यम से, और हमारे डीएसपी सिटी इसके लिए नोडल ऑफिसर रहेंगे जो डेली बेसिस पे सारी व्यवस्थाओं को मॉनिटर करेंगे। एक और चीज़ जो लास्ट ईयर हमने कंसर्न नोटिस किया कि काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स के एक्सीडेंट होते हैं, तो एपीएमसी के साथ मिलकर हम एक अवेयरनेस कैंपेन्स भी रेगुलर चलाएंगे और उनके लिए मेडिकल कैंप और आई चेकिंग कैंप्स इत्यादि भी हम एपीएमसी के साथ मिलकर चलाएंगे, ताकि जो ट्रक भाई हैं दूर से आते हैं, 40,000 ट्रक यहाँ पे शिमला के अंदर आने की एक्सपेक्टेड हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में, तो हम इंश्योर करेंगे कि उनके साथ भी कोई कैजुअलिटी ना हो। और साथ साथ जो हमारा शिमला में ट्रैफिक बॉटलनेक्स है उसको भी हम मैनेज करने का प्रयास करेंगे। हमने एक सिंगल पॉइंट नंबर जारी किया है 8894728012। ये अधिकारी के पास रहेगा पुलिस के, और इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप कोई कंप्लेंट, कोई सजेशन, कोई फोटो, वीडियो, ना सिर्फ एप्पल ग्रोवर्स, ना सिर्फ ट्रेडर्स, आम जनता को भी लगे कि कहीं पे ट्रक्स की मूवमेंट है, यहाँ पे वो सजेशन देना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, आप हमें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हम चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करेंगे। मानसून के सक्रिय होते ही अब स्क्रब टाइफस का खतरा भी मंडराने लगा है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने कहा कि बरसात आते ही स्क्रब टाइफस के मामले भी बढ़ते हैं। फिलहाल अस्पताल में अभी तक स्क्रब टाइफस का कोई मामला सामने नहीं आया है। डॉक्टर जनकराज ने बताया कि स्क्रब टाइफस संक्रमित कीट पीसू के काटने से फैलता है, जो खेतों, झाड़ियों व घास में रहने वाले चूहों में पनपता है। उन्होंने बताया कि जीवाणु त्वचा से शरीर में फैलता है और स्क्रब टाइफस बुखार बन जाता है। ऐसे में सभी को, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले लोगों को अधिक एहतियात और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर जनकराज ने लोगों से अपील की है कि स्क्रब टाइफस का कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल आएं और अपना इलाज करवाएं। उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि कुछ लोग स्क्रब टाइफस के लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में जब व्यक्ति की हालत गंभीर होती है फिर वह अस्पताल आते हैं और इस बीच कई बार मरीज की जान भी चली जाती है। अभी तक हमारे संस्थान में स्क्रब टाइफस का कोई ऐसा मामला नहीं है, पर जैसा कि सबको जानकारी है, बरसात का मौसम है और प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में स्क्रब टाइफस के केसेस में इजाफा होता है। जैसा सबको जानकारी है कि वर्तमान समय में सारी व्यवस्था जो है वो कोविड-19 की लड़ाई में जो है वो व्यस्त है, तो ऐसे समय में लोगों को बहुत अधिक एहतियात बरतने की ज़रूरत है। खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के वह लोग जो इस समय खेतों में काम करने जाते हैं, क्योंकि यह बीमारी स्पेसिफिकली ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों में देखी जाती है। खासकर वह लोग जो खेतों में घास का काम करने के लिए जाते हैं, उनमें एक पिस्सू के काटने की वजह से स्क्रब टाइफस या यूं इसको बुश फीवर भी कहा जाता है, वो होता है, जिसमें शरीर में जहाँ पर पिस्सू काटता है वहाँ पर वो काला निशान पड़ता है, बुखार, शरीर में दर्द और रैश पड़ना, इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। स्क्रब टाइफस का शुरुआती दौर में जो इलाज है वो किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में, चाहे वो पीएससी है, चाहे वो सब सेंटर है, प्रदेश सरकार के सब स्वास्थ्य संस्थानों में वह उपलब्ध है। परंतु लोग कई बार गलतियां करते हैं, शुरुआत में इस बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं और वैसी स्थिति में गंभीर स्थिति हो जाने की हालात में कई बार लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ता है। देखिए, खेतों में जब काम करने जाएं तो एहतियात बरतें, अपने चेहरे को, अपने हाथ पैरों को गम बूट और लंबे कपड़े पहने। शरीर के अंगों पर जो खासकर जैसे खेतों में काम करती बार लोगों को देखा गया कि वो कपड़ों को ऊपर उठा लेते हैं, जिससे उनकी टांगें और हाथ जो हैं वो एक्सपोज रहते हैं, तो वैसा ना करें। उनको हाथों और पैरों को पूरा ढकें और पैरों में गम बूट का इस्तेमाल करें, ताकि इस तरह का अगर कोई इंसेक्ट बाइट की संभावना रहती है उसको कम किया जा सके।
नगर निगम शिमला के सफाई कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिला। सफाई मजदूर यूनियन के पूर्व में रहे अध्यक्ष मनोहर लाल अटवाल की अगुवाई में निगम के सफाई कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री को 3 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। सफाई कर्मचारियों ने शहरी विकास मंत्री से नगर निगम में अनुकंपा के आधार पर मृतकों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने, सैब सोसाइटी को नगर निगम में मर्ज करने और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सफाई कर्मियों के लिए स्थायी या अस्थायी तौर पर हाजिरी स्टेशन बनाने की मांग की। वहीं शहरी विकास मंत्री ने सफाई कर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। हमारे एक डेलीगेशन हमारे माननीय सेहत भारद्वाज जी शहरी विकास मंत्री जी के मिले थे। उनसे हमारी डिमांड थी, पहली तो ये थी नगर निगम में शिमला में अनुकंपा के आधार पर मृत्यु के परिवारों के स्रोतों को नौकरी देने वाली, और उसके बाद 160 कैजुअल वर्कर को नया नगर निगम में मर्ज करने वाली, और एक हमारी डिमांड ये थी कि हमारे जो नगर निगम में जहाँ भी हमारे हाजिरी स्टेशन है वहाँ पर हमें कोई स्टोर या कोई भी ऐसा रेन शेटर जैसा बना के दे ताकि बरसात में हमारे कर्मचारी वहाँ बैठ सकें। दुकानों में कोई बैठने नहीं देता इतनी देर, तो इसलिए हम एक डिमांड हमारे से छूट गई थी कि हमने वैसे उनको बोल दिया था हम प्रशासन से मांग करेंगे जल्द से जल्दी ये काम पूरा हो जाए। मंत्री जी ने हमारे को 139 पोस्टें थी हमारी, जिनमें से 10 पोस्टें उन्होंने हमारे नाम बता दिए भी ये डेथ केस के हो गए हैं, वो 1-2 दिन में उनका ज्वाइनिंग की लेटर मिल जाएगा। बाकी उन्होंने जो भी आश्वासन दिया बाकी वो बोलते थे, हमने उनको बोला था सैब सोसाइटी को भी नगर निगम में मर्ज करो, थोड़े थोड़े बंदे 100-100, 150 बंदे मर्ज करो ताकि इनके भविष्य में कुछ हम बन सके, इनका कुछ नौकरी का इनका भविष्य में कुछ हो सके, या कोई रेगुलर ही हो सके, या ऐसे तो डेली में कर दो जहाँ भी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के तहत आने वाले प्रसिद्ध एवं धार्मिक आस्था के प्रतीक किन्नर कैलाश यात्रा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। चोरी छिपे जोखिम उठाकर श्रद्धालु यात्रा पर ना निकले, इसके लिए 24 घंटे यात्रा मार्ग पर पुलिस पहरा लगाने के जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। किन्नर कैलाश यात्रा को कोविड के चलते स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ साथ मार्ग विकट और सरकारी सुविधाएं न होने से जोखिमपूर्ण होने के कारण भी यात्रा पर रोक लगा दी गई है ताकि यात्रा पर निकले श्रद्धालु अनहोनी का शिकार न हो। उपायुक्त किन्नौर हाबिद हुसैन सादिक ने बताया कि किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर संबंधित क्षेत्र के पंचायत व मंदिर समितियों की प्रतिनिधियों की प्रशासन के साथ बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि किन्नर कैलाश यात्रा को अगले वर्ष तक के लिए रद्द किया जाए। उन्होंने बताया कि यात्रा कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन यह यात्रा अव्यवस्थित है। इस यात्रा में न सुरक्षा सहायता, न खाने और न रहने की कोई सुविधा है। ऐसे में अब फैसला लिया गया है कि एसडीएम कल्पा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो सभी व्यवस्थाएं अगले वर्ष के लिए बनाएगी। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आज हमारी बैठक हुई थी किन्नर कैलाश यात्रा के लिए, तो सभी प्रधानों और जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही सुझाव है कि हमें इस साल ये यात्रा कैंसिल करनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड द कोविड सिचुएशन, और कीपिंग इन माइंड कि बाकी स्टेट में बाकी ज़िलों में भी कोई भी यात्रा इस स्केल की नहीं हो रही है। तो हमने अब ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि इस साल जो है हम ये किन्नर कैलाश की यात्रा कैंसिल कर रहे हैं, अगले साल तक हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। तो बट इसमें एक चीज़ जो मीटिंग के दौरान मैंने पाया कि ये यात्रा पिछले कई सालों से चल रही है, बट इसमें कोई भी ये टोटली अनरेगुलेटेड चल रही है, इसमें कुछ भी रेगुलेटेड नहीं है। ये पता ही नहीं है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, उनके पास कोई फैसिलिटी ऊपर तक नहीं है, ना नीचे आते टाइम है, ना खाने की, ना पीने की, ना ही रहने की, ना वॉशरूम जाने की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इट हैज़ बीन नाउ डिसाइडेड, ए कमिटी हैज़ बीन फ्रेम्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसडीएम कल्पा एट रिकॉन्फ्यो कि हम और उसमें सारे प्रधान, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग होंगे, जो कि एक प्रॉपर प्लान अगले साल के लिए बनाएंगे कि हमें ये यात्रा कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें चाहिए, क्या क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें चाहिए। क्योंकि ऐसा हुआ है कि 2019 में एक दिल्ली का एक यात्री जो था वो वहाँ पर कोलैप्स हो गया था, तो कोई भी मेडिकल फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल नहीं थी। तो हमें जो है जगह जगह पर एन रूट जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, वॉशरूम्स की व्यवस्था करनी है, और एक प्रॉपर ट्रैक बनाना है जिस पर कि आम बंदा जो है आराम से चल पाए।
तो इसके लिए ये कमेटी तुरंत जो है एक रिपोर्ट देगी और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ताकि अगले साल के लिए ये पूरा ये जो यात्रा है ये पूरी रेगुलेटेड वे में चले। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एनएसवाई इकाई ने पूर्व मुख्यमंत्री व जननायक स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को याद किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय परिसर के पिंक पेटल स्थान पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एनएसवाई के जुड़े कार्यकर्ताओं सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों ने भी दिवंगत वीरभद्र सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान विश्वविद्यालय के छात्र समुदाय द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। एनएसवाई ने प्रदेश सरकार से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का नाम राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर रखने की मांग की है। आज हिमाचल प्रदेश एनएसवाई इकाई द्वारा प्रवीण यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के युग पुरुष, हिमाचल प्रदेश के आधुनिक निर्माता, हमारे दिलों के राजा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पिंक पेटल पर, जिसमें तमाम हिमाचल प्रदेश के छात्र वर्ग द्वारा, शिक्षक वर्ग द्वारा, नॉन टीचिंग द्वारा सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा श्री वीरभद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी। और साथ ही एनएसवाई द्वारा ये भी मांग करी गई कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का नाम बदल कर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पर रखा जाए। और एनएसवाई द्वारा ये मांग प्रदेश सरकार से भी कर रही है कि आप इसमें विचार ना करें, विलम्ब ना करें और प्रदेश विश्वविद्यालय का नाम बदल कर माननीय स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पे रखें। और आज पूरा हिमाचल प्रदेश गमगीन है, दुख में है, अभी दुख से उभर नहीं पाया है, क्योंकि हमने एक भगवान समान जो हमारे नेता थे उनको खोया है। और हिमाचल प्रदेश के ऊपर से जो साया था उनका वो आज हट चुका है, लेकिन वो हमारी यादों में आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे और हिमाचल प्रदेश के कण कण में जिंदा है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।